नमस्कार। डिजियाना न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम उन्नति की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडियो में मौजूद है सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य राजेश राठौर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। उन्नति की पाठशाला में अक्सर हम बात करते हैं शिक्षा की उन्नति, शिक्षा की बढ़ोतरी, शिक्षा में कैसे नई नई तकनीकें जो आई है और क्या क्या और नई चीज़ें शिक्षा में हो सकती है, इसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे राजेश जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। और मेरा पहला सवाल अक्सर एक शिक्षक से ये होता है, पहले भी मैं ये सवाल पूछ चुकी हूँ, मैं पूछना चाहूँगी कि हर कोई जब कोई भी जो है अपनी राह चुनता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी जिसे जो करना होता है, एक्टर भी हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है उसके पीछे कि किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो कहीं ना कहीं उसने कुछ देखा है या कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो एक शिक्षक जो कि समाज का आईना हम बोल सकते हैं, जो दिखाता है, जो एक व्यक्तित्व गढ़ता है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है? और अभी तक आपने कई सारे बच्चों को कई सारी चीज़ें दी है, शिक्षा जैसी चीज़ दी है जिससे कि एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए? मैम ऐसा है, मेरी चाइल्डहुड में, बचपन में आई वॉज सेंट टू ए हॉस्टल जी। तो मेरा काफ़ी समय हॉस्टल में बीता है और परिवार से करीब 500 किलोमीटर दूर। जी। तो शिक्षक जिन लोग जो मेरे हॉस्टल में मेरे गुरुजन थे, जो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मेरी परवरिश इस तरह से की कि मुझे कहीं भी पेरेंट्स की कमी नहीं है जी। और मुझे ये फील होता था दे लव मी मोर देन माय पेरेंट्स एंड दे टेक केयर ऑफ मी बेटर देन माय पेरेंट्स। तो ये जो मैंने उनका देखा है कि किस तरह से बच्चों को एक पारिवारिक वातावरण में देकर बच्चों को उनकी एजुकेशन से जोड़ के उन्होंने जिस तरह से मेरी उंगली पकड़ी है, तो मैंने आज तक मैंने जीवन में भी ये सोचा कि मैं कहीं कामयाब बनता हूँ या जीवन में आगे कुछ करता हूँ, then I'll be try to be people like them who can serve the people for education with great love and affection। तो ये प्रेरणा की कहानी वहाँ हॉस्टल लाइफ और स्कूल लाइफ से आई। तो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी। जी। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि आपको ऐसे प्रेरणा मिली, आपको गुरुजन से जो प्यार मिला वो कहीं पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा था। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी माना जाता है कि गुरु सबसे ऊपर होता है। तो गुरु जो है सबसे ऊपर होता ही है। अगर हम गुरु को मानकर चलते हैं तो लाइफ में, जीवन में बहुत तरक्कियां हम पाते हैं। कहीं ना कहीं आज के समय में ये धारणा जो है बदल चुकी है, तस्वीर हम बदली हुई देख सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले जो एक गुरु का स्थान था वो हमेशा ही रहेगा, वो ही स्थान होना चाहिए कायदे से, लेकिन कहीं ना कहीं अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही है, आधुनिक युग के साथ चीज़ें बदलती है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, टीचर्स का जो रोल है लाइफ में जी, वो तो इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। बात यह है कि महत्व कब समझ में आता है। बिल्कुल। जो चीज़ हमारे पास आसानी से उपलब्ध होती है, कई बार उसकी वैल्यू हम उस समय नहीं समझ पाते हैं। जी। एंड देन जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें लगता है कि वाकई आवर गुरुज आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, आर टू बी ऑनर्ड, आर टू बी सैल्यूटेड फॉर द वर्क दे हैव डन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो महत्व कब समझ में आता है? जी। आज से कुछ साल पहले तक पेरेंट्स बच्चे से बार बार कहते थे, बेटा गुरु सबसे बड़े हैं, उनका मान और सम्मान आपको बनाए रखना है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। लेकिन आजकल थोड़ी सी परिस्थिति बदली है जी। लेकिन फिर भी सम्मान तो वही है, स्थान भी वही है, महत्व समझने में कुछ वक्त लगता है। जी। और आई थिंक जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे तो जी समझ में आ ही जाता है। जी। राजेश जी, जिस तरह से मेरे जीवन के भी एक गुरु रहे हैं और सभी के रहे होंगे, जिस तरह से आपने कहा कि एक टाइम आने के बाद जो है अभी नहीं समझ आता लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आता है, तो ये बिल्कुल ही
सही बात मैं इसे मान सकती हूँ कि गुरु का महत्व जो है वो हम आज ही समझे और हमें आज ही समझना चाहिए, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि गुरु जो बातें हमें बताते हैं, जो शिक्षक जो हमें बताते हैं, वो ज़िंदगी को बदलने वाली चीज़ें होती हैं। इसी से मिलता जुलता एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आया कि आपने कहा कि जब आप हॉस्टल में रहते थे, आपके गुरुजनों ने आपको पेरेंट्स की तरह प्यार किया, कहीं ना कहीं एक संबंध होता है, एक आत्मीयता होती है। तो अब जो हम माहौल देखते हैं, पहले स्कूल्स में होता था कि बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, स्कूल्स की मतलब कहीं ना कहीं सुंदर बनाए रखने में, सफाई में भी स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल घर की तरह उसे माना जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग एक हो गई है, एक तस्वीर हम अलग देखी जा सकती, जिसे कि बोला जा सकता है कि पहले जो एक आत्मीय जुड़ाव होता था, स्टूडेंट हो गए, पेरेंट्स, स्कूल हो गया या टीचर्स हो गए, कहीं ना कहीं एक ज़मीनी स्तर का जुड़ाव हम जिसे कह सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं क्या इसका भी कोई कारण है जिससे कि बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, वो आत्मीयता अब स्कूलों से नहीं रह गई है? क्या ऐसा कुछ लगता है या मैं गलत हूँ यहाँ पर? मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जी जी। या आंशिक रूप से अपन कहें कि मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हाँ। मैं क्योंकि सरासर इसको नकारना ठीक भी नहीं रहेगा, लेकिन मैम स्कूल के प्रति बच्चों का जुड़ाव रहता है। क्योंकि जीवन के 15-16 वर्ष जब बच्चे यहाँ बिताता है, आफ्टर दी स्कूल, आफ्टर दी होम, स्कूल ही उनकी फर्स्ट फैमिली होती है, आप ये कहें। और दिन के 8 घंटे 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताना, तो जो जॉय, जो प्लेजर, द क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करते स्कूल के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ कह लो, अपने टीचर्स के साथ कह लो, तो जुड़ाव तो रहता ही है। क्योंकि उनके जीवन में स्कूल ही उनका पूरा जीवन है, स्कूल के आसपास ही उनका पूरा जीवन रेगुलेट करता है, तो जुड़ाव तो रहता है। लेकिन जुड़ाव में जो प्रगाढ़ता है वो अनेक वजह से हो सकती है। लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट हो सकता है, लाइकिंग फॉर द टीचर्स के प्रति लगाव, क्योंकि टीचर्स रोल मॉडल का काम करते हैं। कई बार आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको बहुत इंस्पायर करता है टू बी एट स्कूल आप रहे, स्कूल पहुँचे। समटाइम्स सब्जेक्ट नॉलेज, कंटेंट, कैरियर ओरिएंटेशन, सो अलग अलग कारण होते हैं। बच्चा स्कूल से कनेक्टेड रहता है और उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है, देयर इज नो चॉइस। यदि बच्चा चाहे भी कि मैं स्कूल न जाऊं, तो पेरेंट्स विल आस्क हिम टू गो टू स्कूल। सो देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द चाइल्ड आपका एंड उसका सबसे जितना अच्छा एटमॉस्फेयर स्कूल में दे सकते हैं, जितना एनवायरनमेंट, रिच एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उतना जुड़ाव होगा बच्चों का स्कूल के प्रति। जी सर, आपका मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें हैं जो कि पहले हुआ करती थी। मुझे भी याद है मेरे स्कूल के दिन, जो मुझे अभी तक याद है, लेकिन कॉलेज के दिन नहीं याद है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गहरा जुड़ाव हम बोल सकते हैं, और हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्चे के लिए स्कूल पहली सीढ़ी हमेशा से होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी परसों स्कूल में एग्जीबिशन था, साइंस एग्जीबिशन, और वन ऑफ दी चाइल्ड, क्लास 5th का बच्चा, पैर में फ्रैक्चर है, चोट लगी है। मुझे एग्जीबिशन में जाना ही है। पेरेंट क्लास 5th के बच्चे को गोद में उठा के दे हैव ब्रॉट हिम टू दी स्कूल। तो ये स्कूल के प्रति जुड़ाव का बहुत अच्छा उदाहरण है। और हमने उस पेरेंट को, बच्चों को भी अप्रिशिएट किया, उसकी भावनाओं को हमने सम्मान किया, एंड इट वाज ग्रेट जॉय फॉर ऑल ऑफ अस। सर, आपने कहा कि वो बच्चा पैर में चोट लगने के बावजूद पेरेंट्स उसे लेकर आए, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्कूल की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिसके कारण, क्योंकि कई बार बच्चे कटते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे घबराते हैं, डरते हैं। शायद हर जगह चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, हर स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कई बार बच्चे जानबूझ करके कुछ चीज़ें करते हैं जिससे कि वो स्कूल से दूर रहे। लेकिन आपने जो बताया कि आपके स्कूल का इंसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल की भूमिका, आपकी भूमिका यहाँ पर काफ़ी अहम रही होगी। जब बच्चे को चोट लगने के बावजूद बच्चे के पेरेंट्स उसे स्कूल लेकर आए, तो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा खास आप अपने स्कूल में करते हैं, क्या एटमॉस्फेयर वहाँ का रहता है जो इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं? मैम, CBSE के भी बार बार दिशा निर्देश है,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात को बल देती है, जोर देती है कि जो असेसमेंट होना चाहिए, बच्चा जो भयभीत होता है वो असेसमेंट से होता है जी। कि एग्जाम से किस तरह से मेरा असेसमेंट होगा, हाउ दे विल चेक हाउ मच इज माय लर्निंग गोइंग ऑन इन दिस स्कूल। सो असेसमेंट के क्राइटेरिया से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इस बार हमने जो काम किया इसको हमने असेसमेंट को एक्टिविटी से हमने जोड़ा है कि दी प्रोजेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड एंड देयर परफॉर्मेंस जी। अकॉर्डिंगली दे विल बी गिवन मार्क्स। तो प्रोजेक्ट से जब हमने बच्चों को जोड़ा तो उन्होंने किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी एकत्रित की, उस प्रोजेक्ट को किस तरह से हमको पूर्ण करना है, उसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे जी। उसका टेक्निकल नो हाउ, और साथ में एक टीम एफर्ट्स के द्वारा, टीम वर्क के द्वारा उस काम को कैसे हमको संपन्न करना है और आत्मविश्वास के साथ अपने किए हुए काम को हमको प्रदर्शित भी करना है सारे पेरेंट्स के सामने, सारे फ्रेंड्स के सामने। सो दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी और उसके लिए हमने फ्री एनवायरनमेंट दिया जी। हमने 0 पीरियड्स लगाए और वहाँ बच्चों को हमने पूर्ण स्वतंत्रता थी कि दे कुड टॉक टू ईच अदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे कुड डू एट देयर ओन पेस। तो पर्याप्त उनको समय दिया गया और उस वजह से बच्चों ने साइंस और अन्य विषयों पे बहुत अच्छा काम किया एंड दे वर फोर्सफुली बाय देयर ओन प्रमोटेड टू कम टू स्कूल। जी जी सर, देखा जाए तो ये टेक्निकली और इमोशनली दोनों तरीके से बच्चों के ऊपर काम करना यहाँ पे दर्शाता है आपके स्कूल और आपके द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि कोर्स जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है कई कारणों से। पिछली बार कई ऐसे कारण रहे हैं, पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो कोविड के चलते, लेकिन उसके अलावा भी कई बार ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती है। तो इसके लिए आपका स्कूल और आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाना ये टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पॉइंट सही नहीं है और बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनका जो कोर्स है वो तो एटलीस्ट कंप्लीट होना ही चाहिए। कई बार बच्चों की तरफ से भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये चीज़ें अधूरी रह जाती, तो इसके लिए आप क्या कुछ करते हैं? यहाँ पर 2 चीज़ें, एक है कंप्लीशन ऑफ कोर्स जी। ये कुछ मायने में ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है जी। लेकिन कंप्लीशन ऑफ कोर्स ही काफ़ी नहीं है जी। और जैसे आपने कहा कि यदि कोर्स, आपका जो मूल प्रश्न है कि कोर्स कंप्लीट नहीं होता उसके लिए आप क्या करते हैं, तो मैम जो ईयरली प्लानिंग हमारी होती है उस दौरान नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने आ रहे हैं जी। उन वर्किंग डेज में कितने दिन एक्चुअल पढ़ाई होगी, उस सब की हम पहले गणना करते हैं, कैलकुलेशंस होती है और उस टाइम फ्रेम के अंदर, जो टाइम फ्रेम हमारे पास अलॉटेड है, उस वक्त के अंदर हम कितना कोर्स हम बढ़ा पाएंगे जी। इसका हम केयरफुली प्लानिंग और एनालिसिस बिफोर दिस सेशन ही कर लेते हैं, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन। एंड द टीचर को भी पता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। डेली लेसन प्लानिंग और वीकली लेसन प्लानिंग के द्वारा भी उसको पता होता है कि मुझे अब तक, आज दिनांक तक कितना कोर्स करना चाहिए था और किस गति से मेरा कोर्स मूव कर रहा है। सो टीचर्स हमको वो सबमिट करते हैं, हम भी मॉनिटर करते हैं क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द कोर्सेज गोइंग ऑन। फिर भी देखिए हम इंसान हैं और टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। लाइफ में, जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, किसी न किसी कारणवश कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कहीं स्वास्थ्य संबंधी कारण हो गए या किसी और कोई पारिवारिक परिस्थिति हो गई जहाँ टीचर नहीं आ पाए या कोई और भी समस्या हो सकती है और कोर्स कहीं छूट जाते हैं। तो वहाँ पर जिन विषयों में कोर्स प्रॉपर हो गए हैं वहाँ पीरियड्स का स्पेशल अरेंजमेंट करके स्पेशल टीचर्स कैन बी डेसिग्नेटेड टू कवर दोज टॉपिक्स। सो हेल्पिंग टीचर कैन बी प्रोवाइडेड, स्पेशल क्लासेस कैन बी मेड अरेंज्ड फॉर देम। एंड फिर हमको ये भी देखना होता है, जैसे सीबीएसई भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप अपना कुछ कंटेंट क्लास 1 to 8 तक, इफ इट इज़ नॉट लिंकिंग टू फर्दर स्टडीज एंड इफ इट कुड बी मिनिमाइज्ड, ओमिटेड, देन इट कैन बी डन। ये फ्लेक्सिबिलिटी सीबीएसई देता है। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं जहाँ कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, स्टूडेंट्स को स्पेशल असाइनमेंट्स देके, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करके भी कोर्सेज को
प्रॉपर टाइम पे हम कंप्लीट कर सकते हैं जी। और इसको इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन इट रिक्वायर्स द कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन एंड डायरेक्शन टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू जी। डू इट इन द पेस वेयर एवरीवन एंजॉयज एंड लर्न। जी, तो कहीं ना कहीं कोर्स कंप्लीट करवाना ही सिर्फ मुद्दा एक नहीं है मकसद यहाँ नहीं पर, है, बिल्कुल बच्चों को मकसद नहीं है। अटेनमेंट इज मोर जी, इम्पोर्टेंट। जी, जो कि बहुत ज़रूरी है, बच्चों पर जी। प्रेशर ना बने, ये चीज़ों का स्कूल को ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। और आप कहीं ना कहीं इसी पर काम कर रहे हैं कि बच्चों पर प्रेशर ना हो इस चीज़ का, क्योंकि कई बार बच्चे प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं सर। तो क्योंकि जो बात बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि बच्चों को लगता है ये बहुत बड़ी बात है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपका स्कूल किस तरह से इन चीज़ों से डील करता है? क्या बच्चों को समय समय पर कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिससे कि बच्चों की इमोशनली और प्रेशर ना ले, बच्चे सही दिशा में चलते रहे और फ्रीली होकर अपना काम करे, पढ़ाई करे? इसके चलते क्या आप कुछ इस तरह से चीज़ें अरेंज करते हैं जिससे बच्चे एकदम फ्रीली होकर कॉन्फिडेंट अपना काम करें? मैम, किसी भी बड़े कार्य को यदि करना है तो उसको यदि टुकड़ों में किया जाए, फ्रेगमेंट्स में किया जाए, बच्चों को एक पूरा बहुत बड़ा हम यदि काम का एक लक्ष्य दे दें जी। उसको वो हासिल करना है, लेकिन उसको किस तरह से उस लक्ष्य को हासिल करना है और छोटे छोटे स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं जो कि हमको उस लक्ष्य की ओर हमको आगे बढ़ाएंगे, अग्रसर करेंगे। तो जब हम छोटे छोटे टारगेट, स्मॉल टारगेट्स टू अचीव अ स्पेसिफिक लार्जर गोल को जब हम बच्चों को उसके बारे में अवेयर करके और उसको हम डायरेक्ट करते हैं तो ये प्रेशर कहीं ना कम होता है, क्योंकि बच्चे के टारगेट्स स्मॉल है, नंबर 1. Number 2, targets are achievable. So we have to set targets which are achievable by them. Because if we are giving targets which are not achievable, that may create somewhere the frustration, some stress, some pressure. So tasks can be given in small fragments. Targets which can be achievable by them, and once they achieve the target, proper reinforcement, proper फीडबैक एंड प्रॉपर मोटिवेशन वो प्रोवाइड करे और बच्चों को इंस्पायर करे। यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू एंड यू शुड डू एंड यू कैन डू इट। तो ये जो प्रेशर जो काम करता है, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, जादू का काम करता है। बिल्कुल सर। और टीचर्स की तरफ से जब ये प्रेरणा बच्चों को दी जाती है, दे रियली डू स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स, एंड विथ द प्रेशर जो है उसको भी वो सस्टेन करके वो काम कर देते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि देखा जाए तो आपका कहने का मतलब है कि सही दिशा में मेहनत, सही समय पर मेहनत और फ्रीली होकर, बिल्कुल प्रॉपर मार्गदर्शन जो टीचर से बच्चों को मिलता है उस तरीके से अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो सक्सेस जो है आसानी से उन्हें मिल सकती है। सर आजकल जो है शहर से स्कूल्स काफ़ी दूर रहने लगे हैं। पहले अगर हम पहले की बात करें तो घर के पास ही स्कूल्स होते थे, बहुत स्कूल्स पास में होते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है, शहर से काफ़ी दूर दूर भी स्कूल्स है। तो इसके पीछे कोई ख़ास कारण है? क्योंकि देखा जाए तो कई स्कूल है जो शहर से काफ़ी लंबा दूर है और बच्चे वहाँ जाते हैं, काफ़ी लंबा समय बिताकर, आवर्स लगते हैं उन्हें कहीं। तो क्या इसके पीछे स्कूलों की स्ट्रैटेजी या क्या कारण हम देख सकते हैं? मैम, वो बहुत लकी होंगे जिनके स्कूल्स घर के पास होंगे, लेकिन हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि गांव के बच्चे शहर में पढ़ने 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, वो शहर में जहाँ साक्षरता नहीं थी या प्रॉपर स्कूल्स अवेलेबल नहीं थे, सो वो भी हमने देखा है। और उस समय आवागमन के साधन भी नहीं थे। बच्चे 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल शिक्षा के लिए जाया करते थे। ये समय भी हमने देखा है और आज भी शायद देश के कुछ हिस्सों में ऐसी व्यवस्था होगी। तो मुझे लगता है वो बहुत लकी होंगे, शायद आप उनमें से एक है कि आपका स्कूल घर के बहुत करीब हो। लेकिन मैम, ये 5 और 10 किलोमीटर बहुत सामान्य दूरी हम कह सकते हैं इंदौर के परिप्रेक्ष्य में। और जिस तरह से आज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की वजह से समटाइम्स टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन न्यूनतम 35 से 30 मिनट, 40 मिनट बच्चों को आने जाने में लगता है। उसके कारण मेनली मैम ये हो सकता है कि अर्बनाइजेशन हो गया है और सिटी के अंदर कोई जगह नहीं बची है। और फॉर अ बेटर स्कूल विथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यू रिक्वायर मोर लैंड्स, और लैंड के इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो समटाइम्स फॉर प्रॉपर व्हाट यू कॉल
infrastructural facilities, sometimes the schools are located far away, और ऐसा माना गया है स्कूल शहरी कोलाहल से दूर होना चाहिए जहाँ शांत वातावरण हो, तो शायद ये भी एक प्रमुख कारण रहा होगा कि स्कूल्स थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा दूर है, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव बच्चों पे ज़रूर है। जी बिल्कुल है, शांति कहीं ना कहीं जो देखी जाती है स्कूलों में, दूर दूर जो स्कूल्स है वहाँ पर ग्रीनरी भी है, एक शांति माहौल भी, क्योंकि अगर शहरों की बात करें तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि शोर जो है आप ना चाहते हुए आपके कानों तक पड़ता ही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्कूल्स दूर अभी है, उसके पीछे का कारण हम ये मान सकते हैं जी। सर पहले बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, सही नहीं है आपके लिए, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। और तो इसके पीछे की क्या हम बोल सकते हैं कि आज भी ऐसा माना जाना चाहिए या माना जाता है? मैम आजकल इसका बिल्कुल विपरीत है जी। यदि आप खेलोगे कूदेगे नहीं तो आपका जो इंग्लिश में कहावत है, इन अ साउंड बॉडी रिसाइड्स अ साउंड ब्रेन। सो यदि आपको आपकी बॉडी साउंड नहीं है जी। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है जी। तो एक स्वस्थ मस्तिष्क का उसके अंदर विकास नहीं हो पाएगा। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी नेसेसरी दैट आपके जो फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी हो, बिकॉज इफ़ योर फिजिकल फिटनेसेस आर प्रॉपर देन आपके सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, और जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन आप यूज़ करते हैं एजुकेशन में लर्निंग के लिए, लर्निंग becomes better. जी। So I think स्पोर्ट्स का उतना ही महत्व है जितना एजुकेशन का है, और दोनों साथ साथ चलते हैं। जी। और इस वजह से आजकल कंपलसरी भी है टू अलॉट एंड गिव फैसिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स टू चाइल्ड टू लर्न। जी सर, किसी भी काम को करने के लिए आपने कहा कि शारीरिक क्षमता जो होती है, क्षमता नहीं जो फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि हम कह सकते हैं, तो वो ज़रूरी है। किसी भी काम में जब भी आप कुछ भी काम करते हैं तो बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स करना ज़रूरी होता है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए। कई स्कूल्स इस पर काम भी करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल खेल कूद का जो है पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। पहले कुछ और कहा जाता था कि इसे खेलने कूदने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़िए लिखिए, बस पढ़ते रहिए। लेकिन आजकल बहुत बोल सकते कूल सा हो गया है माहौल कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी रहे, काफ़ी अच्छा खेल रहे, काफ़ी तरक्की कर रहे खेलों में भी। तो आपके स्कूल की क्या चीज़ें हैं खेलों की, अगर हम बात करें जैसे कि योगा भी है कहीं ना कहीं इसमें ध्यान लगाने में या बाकी सारी चीज़ों में काम करता है, क्या खेलों के लिए भी कुछ विशेष चीज़ें हैं आपके यहाँ पर? मैम हमारा एक ग्रोइंग स्कूल है जी। ये कहें आवर स्कूल केम अप इन द ईयर 2019-20 जी। and then we had 2 years of COVID. जी। So officially we can say कि proper way में हमारा स्कूल अभी we have just started our school. जी। And being the very first year we have a very good cricket ground, football ground, and we have facilities of volleyball. जी। इसके अलावा हम बच्चों को स्केटिंग की सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। और आने वाले और भी हमारे फ्यूचर प्लान्स है जहां हम स्कूल के एक्सपेंशन और ग्रोथ की प्रॉपर टेक केयर करेंगे, और वेरियस इवेंट्स वी आर प्रमोटिंग स्टूडेंट्स बिकॉज स्पोर्ट्स इज नेसेसिटी। क्योंकि मैम बच्चों के अंदर जो ऊर्जा है, स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ एनर्जीज एंड दैट एनर्जी is to be channelized in a proper manner and sometimes it needs to be released also. जी। So गेम सबसे अच्छा माध्यम होता है जहाँ बच्चे अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज भी करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं रिक्रिएट भी करते हैं, एंड सो वी गिव प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स to participate in various types of games. We provide children to participate at various levels, maybe the state level or the CBSE cluster level, और जो भी फंक्शंस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ प्रदर्शन करें। जी, बहुत ही अच्छी बात है सर ये तो। और अभी तो हमने खेल कूद की बात की, मैं जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अभी का जो वातावरण है, जो माहौल है, ज्ञान पाने के लिए कई सारी चीज़ें उपलब्ध है। बच्चे आजकल YouTube से कई सारी गलत चीज़ों को अपना रहे हैं,
ज्ञान के नाम पर देखा जाए तो कोई भी कुछ भी कंटेंट जो है डाल देता है यूट्यूब जैसी चीज़ों पर। गूगल पे भी कई बार चीज़ें गलत ही होती हैं, हम उसे पूरी तरह से सही नहीं कह सकते। पर अगर हम बात करें किताबी ज्ञान की, जो किताबों में बोलते हैं किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें अब कम हो रही है क्योंकि असली ज्ञान किताबों में होता है। और आजकल जो प्लेटफॉर्म्स है, हम यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक गलत ज्ञान बच्चे ले रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बात तो किताबी ज्ञान की बात आई है। जी सो मैम किताबों का अपना इम्पोर्टेंस है, जी और जो किताबी ज्ञान है जिसको हम कहते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छी भाषा में कहें, एजुकेशनल लैंग्वेज में कहें, तो इससे इट इज़ कॉल्ड एज थियोरिटिकल नॉलेज। तो जो थ्योरिटिकल नॉलेज है उसके साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना जी है। सो जब थ्योरी के साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं और साथ ही साथ उसको इंटीग्रेट करना एप्लीकेशन विथ लाइफ जी, सिचुएशंस, जी तो जब बच्चा थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से अप्लाई होगा, जब वो ये सीखता है, जब वो उसको आजमाता है, जब वो उसको करता है, तो देन जो किताबी ज्ञान है वो किताबी ज्ञान न होकर समग्र ज्ञान की ओर जी बढ़ जाती है जी बात। तो एक तो ये आपकी किताबी ज्ञान का रहा। सो किताबों का अपना महत्व है, जी किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से पढ़ा जाए ये महत्वपूर्ण है, बिल्कुल और किस तरह से उसका जीवन में उपयोग करना है, जी नहीं तो फिर उसकी सार्थकता नहीं रहेगी। जी सो रोट लर्निंग की बजाय इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी आती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो जी वी शुड गिव education in which students get more and more chance to experience जी जी within themselves what is being taught in the classes। तो ये महत्वपूर्ण है। और आपका एक और प्रश्न था इससे से जुड़ता हुआ, हाँ कि टेक्नोलॉजी। नहीं, मैम देखिए, टेक्नोलॉजी इज अदर थिंग, क्योंकि हाँ टेक्नोलॉजी से आजकल स्कूल पढ़ा रहे, जो कि स्कूल का अपना ऐप या कुछ भी हो सकता है जो कि सही दिशा में है, जो कि एक सटीक जानकारी स्कूल दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूट्यूब, जिस पर कि कोई भी कंटेंट डाल दिया जाता है, बच्चे उसे देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत भी हो सकता है, होता ही है ज़्यादातर। गूगल की भी मैंने बात की कि कई बार गूगल भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हमारे स्कूल की टेक्नोलॉजी की मैंने बात नहीं की, क्योंकि वो हमारे द्वारा, स्कूल के द्वारा बनाया गया एक ऐप होता है जिस पे कि सटीक जानकारी होती है। लेकिन अगर हम अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, गूगल और यूट्यूब की, तो उसके बारे में आपको। मैम देखिए, इसके अंदर स्टूडेंट शुड बी टॉट टू नो व्हाट इज राइट, जी क्या सही है। बच्चों को ये बच्चों को ये भावना जागृत करना होगी, व्हाट इज राइट, ही शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज राइट फॉर मी। सो बच्चों को ये निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, नंबर वन। और इसी को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए बिफोर डूइंग एनी टास्क। कोई भी काम हो, आप टेक्नोलॉजी की यूज़ की बात कह रहे हो, सर्चिंग ऑन दी नेट और सर्फिंग, इस तरह की बात कह रहे हो, किसी भी परिस्थिति में अप्लाई होता है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो मैम इसके अंदर कई चीज़ें हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है मैम, इसके साथ ही हमको जीना है जी। तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी से भाग जाएं। और जितना जल्दी बच्चा टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहा है उतना आसान है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो प्लस पॉइंट्स है, जो एडवांटेजेस है, बच्चों को वो बताया जाए। और जो डेंजर्स है, पर्टिकुलरली साइबर वर्ल्ड बहुत बड़ा है मैम, जी बिल्कुल, और उतने ही बड़े उसके खतरे हैं। तो बच्चों को ये बताया जाए कि भैया व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द वेज टू अडॉप्ट साइबर सेफ्टी। जी बिल्कुल। तो ये जब बच्चों को ये बताया जाता है, क्योंकि जहाँ भी कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम होगी वही सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी डेंजर में होगी आपकी, और आप पे वो खतरा मंडराएगा, और किस हद तक बढ़ जाएगा ये हम कह नहीं सकते। तो सबसे पहला to bring awareness among students about cyber safety and the techniques how they can minimize the risk, number one. Number two, जो मैंने एबिलिटी टू जज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये तो मैंने आपसे कह ही दिया, सबसे महत्वपूर्ण है। साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में बताया जाए, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा है पेरेंटल कंट्रोल। आज आप हर आपके डिवाइस में प्रॉपर स्टेप्स टू कंट्रोल दिए हुए, वहाँ चाइल्ड लॉक सिस्टम होता है, पेरेंटल कंट्रोल होता है। तो यदि पेरेंट्स थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए मेरा बच्चा क्या देख रहा है,
कब देख रहा है, तो जब ये पेरेंट जब वॉच करते हैं और उन पेरेंटल कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, सो बाय एंड लार्ज मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दीवार खड़ी कर सकता है जहाँ बच्चा गलत की और बढ़ने से उसको रोका जा सकता है। सो आई थिंक दीज आर दी मेजर्स दैट कैन बी अडॉप्टेड। यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की अवेयरनेस, पेरेंटल कंट्रोल की भी बात जो है सामने आ सकती है। मतलब ये रखना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, ताकि बच्चे जो हैं गलत चीज़ों को, गलत से मेरा मतलब है गलत ज्ञान। और मैम एक और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट मैं जोड़ना चाह रहा था, जो कि बहुत बहुत और सबसे महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट और मॉरल वैल्यूज़। जी, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ जब बच्चा जहाँ आता है, तो मॉरल वैल्यूज़ और जो हमारे पारंपरिक जो संस्कार जिसको हम कहते हैं उसके बारे में, और बच्चों को ये कहना है हमको, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे परिवार की प्रतिष्ठा, स्वयं की प्रतिष्ठा और संस्था जिससे आप जुड़े हो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। तो ये जो वाक्य मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे उसको इम्बाइब करता है तो खुद अपने आप वो जागरूक होकर इस तरह के कदमों से बचता है, इस तरह के साइट्स पे जाने से बचता है, और उसकी सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट प्रॉपर एंड राइट हो जाता है। जी जी जी। सो सेल्फ गाइडिंग पाथ इसको हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। गलत ज्ञान कहीं से अर्जित करना एक बहुत ही गलत चीज़ है बच्चों के लिए। जैसे कि हमने सर ने बात की कि किताबी ज्ञान का अपना अलग ही महत्व होता है, और स्कूल के ज़रिए जो चीज़ें बताई जाए उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो बच्चों को उसी तरफ ध्यान देना चाहिए। सर कहीं ना कहीं अभी का जो अभी की जो जनरेशन ना कहते हुए अभी का जो अभी जिस तरह से शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ चुका है, हम पिछले कुछ 10 सालों में भी पीछे जाए या 20 सालों में भी जाए तो बहुत महत्व बदल चुका है शिक्षा का पहले से अभी की तुलना में। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि अभी भी शिक्षा में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? मैम देखिए, समय स्थायी नहीं है जी, समय परिवर्तनशील है जी, और परिवर्तन के साथ ही हमको आगे बढ़ना होगा जीवन के हर क्षेत्र में, और ये बात शिक्षा पर भी उतनी ही लागू होती है। सो एजुकेशन एंड जो लाइफ है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ है, स्किल्स ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो उस हिसाब से एजुकेशन में निश्चित तौर पे बदलाव आना है, और वो बदलाव सकारात्मक ही होंगे, मानव की उन्नति के होंगे, और इन बदलाव को रोका नहीं जा सकता। इनको हमें जो भी बदलाव सकारात्मक है, समाज के चेतना के लिए, समाज की जागृति के लिए और विकास के लिए, इसको हमको खुले दिल से उनको स्वीकारना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमारा ज्ञान का खजाना है, हमको उसको भी अपने पास सहेज के और उसका भी उचित लाभ लेते हुए विद मैं ये कहूँगा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, और साथ में जो आधुनिकता है और आधुनिक ज्ञान है, दोनों का मिला जुला हमको संगम करके उसको हमको साथ में लेके चलना है। तो आई थिंक परिवर्तन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है, जैसे कि कहते हैं कि हमेशा परिवर्तन होते ही रहते हैं। आप नहीं भी करेंगे तो कुदरती परिवर्तन होंगे। और गुरु जो है ख़जाना है हम लोगों का, स्टूडेंट्स का, हर किसी का एक गुरु होता है। गुरु होता है। एक गुरु होने के नाते, एक प्राचार्य होने के नाते आप पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को क्या एक संदेश ऐसा देना चाहेंगे जिससे कि उनकी तरक्की, उनकी उन्नति हो? फॉर स्टूडेंट्स मेरा तो ये कहना है, डेवलप अ जॉय फॉर लर्निंग। जी, क्योंकि लर्निंग आनंददायक होना चाहिए जी, और आनंद के साथ सीखने का अपना अलग मज़ा है, बिकॉज यू कनेक्ट टू व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर लर्निंग, एंड दैट रियली वर्क्स। सो जॉयफुल लर्निंग होना चाहिए, बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स योर गोल, फोकस टूवर्ड्स योर गोल, बिकॉज अल्टीमेटली योर गोल्स यू नीड टू अटेन देम। और देखिए, जीवन में सफलता और असफलता जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आप कई बार ये भी होगा कि हमारे पास असफलताएं एक दो अवसर पर हमको
असफलताओं का भी सामना करना पड़े, बट ये कहते हैं फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जी बिल्कुल। सो असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो कभी अपने असफलता से घबराना नहीं है, हिम्मत और हौसला और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जी। और पेरेंट्स मेरा विशेष तौर से मैं कहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स ही वो असली व्यक्ति होता है जो तपस्या करता है। जी। क्योंकि पेरेंट्स की तपस्या पर ही निर्भर करता है कि बच्चा कहाँ और किस दिशा में जाना है। जी। बिकॉज पेरेंट्स दे सेक्रीफाइस देयर टाइम, पेरेंट्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ बिल्कुल। फॉर मेकिंग द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन बेटर। अपने बच्चों के जीवन में बदलाव लाना जी। और अपने बच्चों को कामयाबी की ओर अग्रसर करने में पेरेंट्स अपना पूरी जीवन खपा देते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को ये विशेषतर, चूँकि आजकल चेंजिंग टाइम्स है, तो गिव द फ्रीडम टू द चाइल्ड to realize his inner potentials, जी। and they should support the child to the maximum to attain his goals. जी जी सर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया पेरेंट्स को, बच्चों को। तो सर ने कहा कि असफलता से घबराना नहीं, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है और बेहतर और बेहतरीन करने के लिए। ये स्टूडेंट्स के लिए सर ने कहा। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स असली तपस्या करते हैं, पेरेंट्स की तरह गुरु भी असली तपस्या करते हैं एक स्टूडेंट बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं गुरुओं और हमारे जो पेरेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। इनके बिना ये सब कुछ अधूरा है, ये ज्ञान सब कुछ अधूरा है। इसलिए हमेशा जो है गुरुओं का सम्मान करें, हर चीज़ को सुने और इसी के साथ आगे बढ़े। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया उन्नति की पाठशाला में हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे कहने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा, ज्ञान एक व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत ज़रूरी है। ये बात हमारे बड़े लोगों ने हमेशा से कही है। तो ज्ञान का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। ज्ञान ऐसी चीज़ है जिससे कि एक अलग ही व्यक्तित्व जो है निखरता है। दुनिया में, समाज में ज्ञान के ज़रिए ही आपकी पहचान बनती है। तो सर ने भी हमें यही बात बताई है। तो ज्ञान में उन्नति करते रहे। उन्नति की पाठशाला में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहे डीजीआनंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार।